हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं शिव प्रकाश शर्मा, दृष्टिकोण आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे, उस पे बिंदुवार प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज का जो पहला न्यूज है वो है पीएम गति शक्ति के 3 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि पीएम का जो गति शक्ति योजना था उसके अभी तक 3 साल पूरे हो चुके हैं। वर्तमान सरकार में आपने एक चीज गौर किया होगा कि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, इसका मतलब क्या है? जैसे आप अपने आसपास के इलाके में देखते होंगे कि गांव में एक किसान रहता है, सुबह सुबह अपने बाइक पे फल सब्जियां लेकर के निकल जाता है शहर की ओर, शहर में बेच करके वापस से शाम को वो घर आ जाता है। तो इससे उसके घर की इनकम सुधरी, इकोनॉमिक हालात सुधरे। और ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि गांव से लेकर के शहर तक अच्छी सड़कें बन चुकी हैं, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और ये जो गति मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कें बनाने का और भी जो रेलवे बनाने का, एयरपोर्ट्स बनाने का, ये सब काम जो है 2014 के बाद तेज गति से हुआ है। और ये जो योजना था पीएम गति शक्ति योजना, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये योजना जो लॉन्च हुआ था यह 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ। और इसका सिंगल मोटो था कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से डेवलप करना। क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर कहीं गुजरात के फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है तो बिहार तक पहुंचेगा कैसे? बिहार में कोई सामान बन रहा है या कच्चा पदार्थ है या फिर कोई रिसोर्सेज है, वो दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा? तो लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। और इसी उद्देश्य से पीएम गति शक्ति योजना को लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को। सिंगल मोटो था इसमें। इस योजना में शामिल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे मिनिस्ट्री। और ये पूरा का पूरा योजना जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कंट्रोल में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कंप्लीट जो योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अधीन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को ही होगा। वर्तमान में जो इसके मिनिस्टर हैं वो है पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल है मिनिस्टर हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। इसके अधीन जो है लगभग 100 लाख करोड़ के बजट से योजना शुरू की गई थी। और 3 साल के बाद एक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। आप जितने भी सड़कें वगैरह देख रहे हैं, रेलवे लाइंस देख रहे हैं, इसका कुछ ये जैसे 27,000 किलोमीटर जो है न्यू रेलवे लाइंस को जोड़ा गया है। लगभग जो है 8891 किलोमीटर न्यू रोड्स को जोड़ा गया है। कई सारे कोस्टल एरिया में 300 किलोमीटर का जो है कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। कई सारे एयरपोर्ट्स का निर्माण किया गया है। तो इस देश को यदि विकसित भारत बनाना है और जल्द से जल्द हम लोग को नंबर 2 की इकोनॉमी बनना है तो हम लोग को बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। और उस सब इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पे जो प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पीएम गति शक्ति योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल साहब है इसके मंत्री। कब शुरू किया गया था पीएम गति शक्ति योजना? एक बार रिकॉल कर लीजिए, 13 अक्टूबर 2021 को यह किया गया था। और सिंगल मोटो क्या था इसका? अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, अवसंरचना निर्माण। अवसंरचना में वो सारे चीज आ जाएंगे जैसे कि रेलवे, रोड्स, एयरपोर्ट्स, कॉरिडोर्स यानी कि सी कॉरिडोर्स, समुद्री रास्ता, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सब कुछ जो है अवसंरचना के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हम लोग का? इंडियाज फर्स्ट
डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स इनॉग्रेटेड इन पुणे। पुणे में जो है तत्कालीन मंत्री यानी जो मंत्री हैं, इन्हें आप जानते ही होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये केंद्रीय मंत्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र, ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। और इनके द्वारा जो है पुणे में, जगह का नाम याद रखिएगा, पुणे में पहला जो है भारत का पहला डिमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी सेंटर बना है बायोपॉलीमर के लिए, बायोपॉलीमर के लिए। तो बायोपॉलीमर क्या है? बायोपॉलीमर से ही बायोप्लास्टिक्स का निर्माण होता है। बायोप्लास्टिक अभी जो है रिसेंटली कई बार न्यूज में आता है जो प्लास्टिक बैन होना चाहिए क्योंकि ये सालों तक गलता नहीं है और जिसके कारण जो है कई सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो तबाह होता है। तो बायोपॉलीमर्स क्या है? इसका जो निर्माण होता है वो डिग्रेडेबल यानी कि क्षय होने वाले चीज़ों से, क्षय होने वाले चीज़ों से, क्षय होने वाले चीज़ें क्या है? खाने वाले पदार्थ जैसे कि चीनी हो गया या फिर शुगर बीट्स हो गया या फिर कॉर्न हो गया, इस सब से जो है निर्माण होता है बायोप्लास्टिक्स का। जो खाने वाली चीजें हैं जैसे कॉर्न हो गया, शुगर हो गया, शुगर बीट्स हो गया, इस सब से जो है बायोपॉलीमर्स का निर्माण होता है, बायोप्लास्टिक का निर्माण होता है। अब ये कैसा प्लास्टिक होता है? जो धीरे धीरे अगर कहीं फेंक दिया जाता है तो धीरे धीरे अपने आप क्षय होने लगता है, यानी कि कंप्लीट वैनिस्ड होने लगता है। तो जिस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण कम फैलता है, तो पहला डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी सेंटर पुणे में, और ये जो कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड ने इस टेक्नोलॉजी का शुरुआत किया। ये कंप्लीटली स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पॉलीलैक्टिक एसिड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है थोड़ा सा चर्चा कर ले इस पे भी। जो शुगर, कॉर्न, इस सब से जो है एक एसिडिक मटेरियल बनाया जाता है और उसी से फिर बायोपॉलीमर्स बनाया जाता है, जिससे बायोप्लास्टिक वगैरह निर्माण करके उसको यूजफुल चीज़ों में रखा जाता है। तो जो भी हमारे खेत में जो जैव पदार्थ बच जाएंगे उससे इस फैक्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में यूज किया जाएगा और बायोप्लास्टिक बनाया जाएगा। और जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उसको खत्म करके मार्केट में इस बायोप्लास्टिक का चलन होगा, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ये प्रकृति में जल्दी घुल जाता है, जिससे कि प्रकृति में प्रदूषण का खतरा नहीं रहेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम एक विकसित भारत बनाएं, और विकसित भारत भी कैसा भारत हो जहां नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन हो। नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब है कि जिसमें कार्बन उत्सर्जन हो ही ना हमारे देश में। और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी, पूरा टीम जो है, सरकार जो है वो निरंतर प्रयासरत है और उसी के दिशा में ये जो काम हुआ है, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। तो बायोपॉलीमर शोकेसिंग प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है ये निर्माण किया गया है। टेक्नोलॉजी का नाम है पॉलीलैक्टिक एसिड टेक्नोलॉजी, जिसमें खाद्य पदार्थों से बायोपॉलीमर बनाया जाएगा और फिर उसको यूजफुल चीजों में बनाया जाएगा, ठीक है। कहां पे इसका शुरुआत हुआ है इस सेंटर का, डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी बायोपॉलीमर सेंटर का? तो पुणे में इसका शुरुआत हुआ है, याद रखिएगा, पुणे में इसका शुरुआत हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से इस न्यूज को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से पर्पज से इसलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। भारत का पहला जो बायोपॉलीमर्स बनाने का टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटी सेंटर है, वो ओपन किया गया है पुणे में। और ये टेक्नोलॉजी क्या है? पॉलीलैक्टिक एसिड टेक्नोलॉजी से प्लास्टिक बनाने का, बायोप्लास्टिक बनाने का। और ये किस कंपनी के द्वारा हुआ है? प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, पुणे बेस्ड ही कंपनी है और वहीं पे ये शुरू किया गया, इसी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। जो मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। अगर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड की बात करें हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में 12वें स्थान पे ग्लोबली, विश्व स्तर पे, और सिर्फ एशिया पैसिफिक में बात करें तो वो 3रे स्थान पे, एशिया प्रशांत रीजन में भारत जो है
दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है। जितने भी वैक्सीन बनते हैं उसका सबसे बड़ा जो निर्माता है वो भारत ही है। इसके साथ ही भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम देता है स्टार्टअप को, स्टार्टअप इकोसिस्टम दे रहा है। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता जो है हमारा देश भारत ही है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो भारत दुनिया में 12वें स्थान पे है और एशिया प्रशांत रीजन में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये न्यूज हम लोग समझ गए। इस पे जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बायोपॉलीमर के लिए भारत का प्रथम डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी सेंटर कहां शुरू किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी सेंटर फॉर बायोपॉलीमर बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह? तो ये कहां पे हो जाएगा? पुणे में। किस कंपनी के द्वारा? प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। प्राज के द्वारा। क्या है उद्देश्य इसका? बायोप्लास्टिक का निर्माण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल साइबर कमांड सेंटर। राज्य के स्तर पे साइबर कमांड सेंटर का ओपन किया गया है। कहां पे ओपन किया गया है? तो महाराष्ट्र में ओपन किया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओपन किया गया है। साइबर कमांड सेंटर का क्या काम होता है? साइबर कमांड सेंटर का क्या काम होता है? तो देखिए, आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जरूरत से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। बिना मोबाइल के, लैपटॉप्स के, अन्य टेक्नोलॉजी के हम लोग नहीं रह सकते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का जो हैकर्स होते हैं, जो चोर होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं। अगर जमाना जो जनरेशन है वो आगे जा रहा है तो वो जो क्रिमिनल माइंडेड पीपल्स है वो भी आगे जा रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो आज कंप्यूटर, मोबाइल, इस सब से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं वो सब जो है साइबर क्राइम में आते हैं। और उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है साइबर कमांड सेंटर जो है इसका स्थापना किया जाता है। तो नेशनल लेवल पे तो था ही, नेशनल लेवल पे है ही साइबर कमांड सेंटर। इसका जो टोल फ्री नंबर वगैरह भी है। यदि आपके साथ कोई भी घटना घटती है साइबर फ्रॉड को लेकर के, जैसे रिसेंटली न्यूज में आता है कि व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियो कॉल आता है, लोग फंस जाते हैं उस चीज में, उसके बाद फिर एक्सटॉर्शन वगैरह मांगे जाने लगता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो साइबर से रिलेटेड रहती है और लोग जानकारी के अभाव में जो है फंस जाते हैं, कभी कभी आत्महत्या तक स्थिति पहुंच जाती है। तो इसी सब चीज के रोकथाम के लिए कभी भी साइबर से रिलेटेड कोई क्राइम हो, यदि आपने नहीं किया, विश्वास रखिए और जो साइबर सेल का जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए। उस पे जो है आपको पूर्ण सहायता मिलेगी। आपका जो परिचय होगा वो गोपनीय रखा जाएगा, यथास्थिति रखा जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है उसका संपूर्ण निदान होगा। तो कभी भी साइबर के केस में आपको घबराना नहीं है। आपको नियरेस्ट जो साइबर सेल होगा उसका जो टोल फ्री नंबर भी है, नेशनल टोल फ्री, उस पर रिपोर्ट करना है। हम लोग अपना जो न्यूज है उस पर आते हैं। तो स्टेट लेवल पे यानी कि राज्य के स्तर पे पहला कमांड सेंटर जो है भारत का वो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ऐसा जो कमांड सेंटर है वो हर राज्य में लॉन्च किया जाना चाहिए। बिहार, यूपी, झारखंड सभी राज्यों में इस तरह का कमांड सेंटर बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा भारत को नीड है कि ये कमांड सेंटर हो, ताकि जो साइबर फ्रॉड्स चल रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहे हैं, जो एक ऑनलाइन एक्सटॉर्शन वगैरह का धंधा चल रहा है, वो उस पर लगाम लगाया जा सके। ठीक है, तो जो न्यूज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एडवांस साइबर कमांड सेंटर इन नवी मुंबई। और ये एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया गया है जिसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के द्वारा। लॉर्सन एंड टूर्बो जो कंपनी है उस कंपनी के साथ साझेदारी करके इस कमांड सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सके, उसको रोका जा सके। और ये भारत का पहला स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट राज्य के स्तर पे पहला कमांड सेंटर है, साइबर कमांड सेंटर है। इतना याद रहेगा। स्टेट लेवल का पहला साइबर कमांड सेंटर कहां ओपन किया गया है? तो महाराष्ट्र में। और ये जो शख्स है वो है देवेंद्र फडणवीस जी, जो डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। ठीक है, तो अब सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे।
महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे है और जो गवर्नर है वो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज के बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में भारत का प्रथम स्टेट लेवल साइबर कमांड सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सतर्क पार्क। देखिए हम लोग चैन से सो पाते, इस देश में रह रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, इसका एकमात्र जो रीजन है क्योंकि बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी खड़ी है। आर्मी जो है इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे हुई है और पूरे देश को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन आर्मी को भी जो है एक सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो मान लेते हैं कहीं आतंकवादी घुसपैठ कर रहा है, तो ये खबर जो है पता लगानी होती है या कहीं पे आतंकवादी कैंप है, तो इसके लिए भी जो है मिलिट्री में भी स्पाई होते हैं, जासूस होते हैं, तो कभी कभी सीमा पार जाकर रहते हैं और वहां जासूसी करते हैं। जैसे कि हमारे खुद अजीत डोभाल साहब भी एक जासूस रह चुके हैं जो पाकिस्तान में कई वर्षों तक रहे और वहां की खुफिया जानकारी को भारत के साथ साझा किया, अपने टीम के साथ साझा किया, जिससे कई सारे जो है ये टेररिस्ट पकड़े गए, कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। लेकिन इसी ऑपरेशंस के दौरान जो है कई सारे जो जासूस होते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, पकड़े जाते हैं। तो उन्हीं लोगों के याद के लिए मिलिट्री जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जो है ये सतर्क पार्क जो है एस्टैब्लिश किया। सतर्क मतलब सावधान, ठीक है, सतर्क पार्क एस्टैब्लिश किया है। ये कहाँ पे है? पुणे कैंट के एरिया में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार चौहान के द्वारा, जो मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है उसके चीफ भी है। और इसका जो मोटो है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, सदा सतर्क। ठीक है, सदा सतर्क कि क्या होने वाला है, क्या टेररिस्ट का प्लानिंग है, क्या हमारे इनेमी कंट्री का प्लानिंग है, वो पहले से पता करके उस इंफॉर्मेशन को अपनी टीम के साथ, अपनी आर्मी के साथ साझा करना और उसी हिसाब से ये काम करना। तो इस ऑपरेशंस में इसका जो मोटो है वो सदा सतर्क, हमेशा सावधान रहते हैं वो लोग। इसमें जो है अभी वर्तमान में 40 MI पर्सनल, 40 जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों की मूर्तियां वहां पे लगाई गई है। उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है बताया गया है कि ये इन्होंने इस ऑपरेशन में अंजाम दिया था और ज्यादातर जो है ऑपरेशन इनके जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में हुए। इसी ऑपरेशंस में इन लोगों की जाने गई है 1962, 1992 ऐसे ऑपरेशंस में। ठीक है, तो सतर्क पार्क पुणे में एस्टैब्लिश किया गया है। किससे रिलेटेड है? तो मिलिट्री में इंटेलिजेंस से, मिलिट्री के लिए जो जासूसी करते हैं उन लोगों का योगदान, अपने देश के लिए जो योगदान है, सुप्रीम सैक्रिफाइस है, उसको याद करने के लिए जो है उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए ये सतर्क पार्क जो है शुरू किया गया है। चलिए इस पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारत का पहला सतर्क पार्क कहां अनावरण किया गया? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट विजिलेंट पार्क अनवील्ड? तो ये हो जाएगा पुणे में, पुणे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया की सबसे जो बड़ी संस्था है, सबसे ताकतवर संस्था है, वो है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। जानते ही हैं आप लोग, यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी संस्था है और हर काम के लिए उसके पास एक संबंध संस्था है। उसी में से एक काम है मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का, कि एक नॉर्मल आदमी का क्या अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके सुरक्षा के लिए, उसके मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो संस्था है वो है UNHRC, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। ये पूरे दुनिया में जो है
लोगों के मानवाधिकार के लिए लड़ाई करती है, मानवाधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है, और कहीं भी अगर मानवाधिकार का हनन होता है तो उसके लिए ये आवाज उठाती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आवाज उठाती है। ठीक है, तो अब जो है इसका जो मेंबर्स है, इसका जो टीम है, थोड़ा सा इसके गठन वगैरह की बात कर ले तो इसका जो गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो गठन हुआ था 2006 में हुआ था, 15 मार्च 2006 में। इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में जो चीफ है प्रेसिडेंट ओमर जिनीवेर हैं, और ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ही, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या करता है, तो पूरी दुनिया में मानवाधिकार से संबंधित ही काम करता है। इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो 47 है। अब कंट्री इतने ज्यादा है और मेंबर्स 47 है, तो इसमें छाटा कैसे जाता है, तो अफ्रीकन स्टेट से 13 रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाता है, 13 मेंबर से लिया जाता है। एशिया पैसिफिक से 13 मेंबर को लिया जाता है। ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 मेंबर को लिया जाता है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 8 को लिया जाता है, और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से 7 को लिया जाता है। तो इस तरह से 47 जो है मेंबर्स इसके होते हैं, और उसी मेंबर का जो चयन जो है इस बार किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है। उन मेंबर का जो कार्यकाल होगा 2025 से 27 तक का कार्यकाल होगा। 3 साल के लिए वो काम करेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो टाइम है, जो वर्किंग साइकिल है, वो 1 जनवरी से शुरू होता है। 1 जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का 1 साल का उसका साइकिल होता है। तो 3 साल के लिए काम करेंगे जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर है। तो जो अभी 18 न्यूली इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल हुए हैं, 18 जो है नए लोगों को जो 47 में से चुना गया है, 47 ही है, उसी में से जो है 18 को न्यूली इलेक्ट किया गया, क्योंकि हर 3 साल में जो है फिर से वो होता है, उसका इलेक्शन होते रहता है। ठीक है, इसमें जो ये हुए चुने गए हैं उसमें बेनिन है, बोलिविया है, कोलंबिया है, साइप्रस है, सिजिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इथियोपिया है, कैम्बिया है, आइसलैंड है, केनिया है, मार्शल आइलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्थ मैकेडोनिया है, कतर है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड। ठीक है, ये सब जो है 18 कंट्री चुने गए हैं। इस बार 18 चुने गए, फिर नेक्स्ट ईयर जो है जो कुछ रिटायर्ड्स होंगे, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ चुने जाएंगे। तो जब भी चुने जाएंगे 3 साल के लिए इनका जो है साइकिल होता है। तो 2025 से 27 तक ये 18 मेंबर काम करेंगे। टोटल जो मेंबर्स हमेशा रहता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 ही रहता है। ठीक है, स्थापना भी समझ, स्थापना 2006 में हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए इस पे प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओमर जिनीवेर इसके जो है मेन चीफ हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 3 प्रश्न इसके स्थापना से रिलेटेड पूछ सकता है। स्थापना किस वर्ष हुआ, 2006 में हुआ। हेड जो मेन है इसके वो कौन है, ओमर जिनीवर हैं। ठीक है, कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, तो 47 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। इंडियन नेवी जो है वो अभी पार्टनर की है बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, इंडियन नेवी में जो कार्यरत है, नौसैनिक है या नौसेना से जुड़े हुए सारे स्टाफ मेंबर हैं, उन लोगों के बेहतरी के लिए, उन लोगों के वेलफेयर के लिए कि सडन उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस वगैरह के लिए कि उनके फैमिली को तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, तो उनके वेलफेयर के लिए जो है इंडियन नेवी बजाज एलायंस के साथ टाई अप की है। ठीक है, तो मेन यही न्यूज है। ये जो साल है 2024, इसको ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस मनाया जा रहा है। 2024 का जो साल है वो ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस यानी कि नौसेना से जुड़े हुए लोगों का साल इसको मनाया जा रहा है, और उन्हीं लोगों के वेलफेयर के लिए जो है बजाज एलायंस इंश्योरेंस के साथ जो है ये टाई अप किया गया है। बजाज एलायंस इंश्योरेंस जो है अपने विभिन्न प्रोडक्ट्स का जानकारी देगा उन लोग को, और सस्ते दरों पे जो है इंडियन नेवी की तरफ से भी कॉपरेट करके उन लोगों को प्रदान किया जाएगा, ताकि किसी भी दुर्घटना में या किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो है उनके परिवार को जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो जो हर साल जो है मनाया जाता है इंडियन नेवी कब, 4 दिसंबर को।
4 दिसंबर को इंडियन नेवी भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, वर्तमान में जो चीफ है, नेवल चीफ है, वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नेवल चीफ है। ठीक है, जो इंडियन नेवी का जो ये स्लोगन है वह सम नो वरुणा, सम नो वरुणा। इसका अर्थ होता है, संस्कृत का वाक्य है, इसका अर्थ होता है कि भगवान जल के जो देवता है वो हमारी रक्षा करे, यानी कि जल के देवता जो वरुण जी है वो हमारी रक्षा करे, सम नो वरुणा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। इंडियन नेवी किस कंपनी के साथ? बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है टाई अप किया है। ठीक है, नेवी लोगों के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए। चलिए इस पे एक प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस बीमा कंपनी के साथ नेवी लोगों के वेलफेयर के लिए एमओयू साइन किया है? तो बजाज एलायंस इंश्योरेंस के साथ जो है इसका टाई अप किया गया है। ठीक है, इंडियन नेवी जो है एमओयू साइन किया है वर्तमान। चलिए जो ब्रेकिंग, जो सबसे बड़ा न्यूज है आज का, वो देखते हैं। जो आदित्यनाथ योगी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है महाकुंभ 2025 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो महाकुंभ होने वाला है उसका लोगो अनवील किया है। उसका लोगो जो है प्रदर्शित किया है और उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, महाकुंभ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि महाकुंभ जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महाकुंभ जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और ये प्रयागराज में मनता है। प्रयाग यानी कि त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी संगम में जो होली नदियां हैं, 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। ये तीनों नदियों के संगम पे, त्रिवेणी संगम पे, त्रिवेणी संगम कहा जाता है, यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 वर्षों में इसको मनाया जाता है। इस लोगो में क्या है? लोगो जो अनवील किया गया है, इस लोगो में एक टेम्पल है, एक सिर है, एक अक्षयवट त्रित है। अक्षयवट जो है पेड़ है, इसके साथ ही भगवान हनुमान का जो है एक चित्र है, इसके साथ ही एक कलश है। कलश जो है समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, इसमें संगम वगैरह को भी दिखाया गया है, लोगों की भारी भीड़ को भी दिखाया गया है। और ये सभी चीजें जो लोगों में दिखाया गया, यानी कि कलश है, मंदिर है, भगवान हनुमान का चित्र है, पुजारी जो साधुगण पूजा कर रहे हैं, ये सारी चीज जो है हमारे सनातन सभ्यता को दर्शाता है। वह प्रकृति के प्रति जो सनातन सभ्यता का ये भावना है उसे दर्शाता है। 12 वर्ष का जो ये टाइम लिया गया है, 12 वर्ष जुपिटर का भी जो है साइकिल का होता है, बृहस्पति का भी साइकिल होता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जो हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में उल्लिखित है। और आजकल के तथाकथित लोग जो है छोटी छोटी बातों पे साइंस को ये करते हैं कि साइंस इतनी बड़ी चीज है, धर्म कुछ नहीं है। तो वेद के जिन हमारे धर्म ग्रंथ जो है कंप्लीटली साइंटिफिक है। मैं पूरी चुनौती देता हूं पूरे सभ्यता को, पूरे वर्ल्ड को चुनौती देता हूं कि जितना साइंटिफिक जो सनातन संस्कृति है, हमारे वेदों में जितनी साइंस लिखी हुई है उतना दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है। अब रिसर्च करके इस बात पे देख लीजिएगा, हर चीज में एक तर्क है, हर चीज में एक साइंस है। और उसी वेद में से कुछ चीजों को जान लेता है तो उसे कहता है कि ये साइंस हो गया। और जो नहीं जान पाता है, मानव जाति जिस चीज को नहीं समझ पाती है, जिस चीज को नहीं जान पाती है, उसे अंधविश्वास का टैग लगा करके छोड़ देती है। ठीक है, तो चलिए कम टू द पॉइंट। जो आदित्यनाथ योगी ने जो है महाकुंभ जो होने वाला है 2025 में होगा, त्रिवेणी संगम पे होगा, उसके लिए जो है लोगो और मोबाइल एप्लीकेशन को अनवील किया है। ठीक है, महाकुंभ के बारे में कुछ और चीजें हैं। महाकुंभ को यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का जो संस्था है जो हमारे जो पूरी दुनिया में संस्कृति को, धार्मिक और वैज्ञानिक चीजों को जो है एक संरक्षित रखने का काम करता है, यूनेस्को के द्वारा दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग ऑफ पिलग्रिम का दर्जा दिया गया है। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो एकत्रीकरण है, जो जमावड़ा है साधुगणों का, तीर्थयात्रियों का, उसका दर्जा मिला है यूनेस्को के द्वारा। जो मोटो है वो है सर्व सिद्धि प्रद कुंभ,
ठीक है, इसका जो मोटो जो लाइन है वो है सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, यानी कि सबको जो है स्पिरिचुअल पावर प्रदान करे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करे। ठीक है, तो 2025 में इसको मनाया जाएगा, महाकुंभ को मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस आज के क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।